गुड इवनिंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की साइंस का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, अम्ल क्षारक एवं लवण। ये चैप्टर हम एमसीक्यूज की फॉर्म में पढ़ेंगे। पहला एमसीक्यू दे रखा है कि जो अम्ल और जो क्षारक हैं उसके लिए कथन दे रखे हैं और इनमें से ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है कि अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि जो क्षारकों का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि जो अम्ल होते हैं उनका स्वाद तो खट्टा होता है और जो क्षारक होते हैं उनका स्वाद कड़वा या बीटर होता है। तो इसलिए ये कथन क्या है, गलत है। अब सेकंड कथन की बात करते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल, जबकि जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये कथन सही है कि जो अम्ल होते हैं वो जो ब्लू लिटमस होता है उसको रेड कर देते हैं और जो क्षारक होते हैं वो रेड लिटमस होता है उसको ब्लू कर देते हैं। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये जो थर्ड कथन है ये गलत है, क्योंकि जो अम्ल और जो क्षारक होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। अम्ल और क्षार का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए जो थर्ड कथन है वो भी गलत है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, केवल 2 ही सही है, 1 और 3 गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पीएच स्केल होती है वो 0 से लेके 14 तक होती है या 14 तक होती है। तो ये कथन सही है, क्योंकि जो पीएच स्केल होती है उसका मान 0 से लेके 14 तक होता है। आगे सेकंड कथन दे रखा है कि किसी भी विलयन में हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही अधिक होगा। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि जितने हाइड्रोनियम आयन होते हैं उसकी जो पीएच होती है उतनी ही कम होती है, क्योंकि उसमें जितने ज़्यादा H+ आयन होते हैं उसकी अम्लीयता उतनी ही ज़्यादा होती है। तो ये अधिक नहीं होती, कम होती है। तो इसलिए क्या है, सेकंड कथन गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। तो ये सही है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट और जो थर्ड है वो सही हैं और सेकंड गलत है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, सी होगा, केवल 1 और 3 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पीएच स्केल होती है 0 से लेके 14 तक। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं उनकी पीएच दे रखी है, जैसे यूरिन की 6 पॉइंट के लगभग होती है, जो डिस्टोल्ड वाटर होता है उसकी, जो सी वाटर होता है उसकी लगभग 8 के बराबर होती है, जो टोमेटो जूस होता है उसकी 4 के, ऑरेंज जूस की 3 के, लेमन जूस की 2 के। तो ये कुछ कुछ आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि कपड़ों पे लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि जो हल्दी होती है वो अम्ल और क्षारक के लिए एक प्राकृतिक सूचक होती है। जैसे लिटमस पेपर होता है वैसे ही हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि ये जो जलीय विलयन है वो अम्लीय है या वो क्षारीय है। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि ये तो प्राकृतिक सूचक हैं, ऐसे ही संश्लेषित या सिंथेटिक सूचक कौन कौन से हैं, तो वो हो जाएगा मैथिल ऑरेंज या फिनोप्थिलीन। 2 आपको याद रखने हैं, मैथिल ऑरेंज या फिनोप्थिलीन, 2 इसके वो सिंथेटिक सूचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? तो इसका जो आंसर है वो होगा, वह बैंगनी रंग का होता है। जब जो जलीय विलयन ना तो अम्लीय हो न ही क्षारीय हो, तब जो लिटमस होता है वो बैंगनी कलर का होता है। अब ये लिटमस क्या होता है? लिटमस एक पौधे से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि ये जो प्राकृतिक सूचक है अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए, तो ये एक पौधे से प्राप्त किया जाता है और वो पौधा होता है वो थैलाफाइटा ग्रुप का होता है और उसका नाम होता है लीचन पौधा, जिससे लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। अगर कोई विलयन अम्लीय है तो वो लिटमस पेपर ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर वो क्षारीय है तो वो रेड से ब्लू हो जाएगा। अगर वो न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है तो वो क्या हो जाएगा, बैंगनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? ऑप्शंस दे रखे हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, इनमें से कोई नहीं। अगर कोई भी अम्ल है तो उसमें H+ आयन मतलब हाइड्रोजन होगा। अगर कोई क्षार है तो उसमें HOH- आयन जरूर होगा। यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है कि जो अगर धातु की अपन अम्ल या क्षार के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस बनती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि जब एल्यूमिनियम की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जब मेटल की अम्ल या बेस के साथ, एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो इसका जो आंसर है वो होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें से ये बताना है कि इसमें से सही कौन से हैं।
तो पहला कथन दे रखा है कि जो मानव का जो शरीर होता है उसकी जो पीएच होती है वो 7 से लेके 7.8 के बीच होती है, तो ये सही है। नेक्स्ट दे रखा है कि जो वर्षा का जल होता है उसकी पीएच का मान अगर 5.6 से कम हो जाए तो वो वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट दे रखा है कि जो मुंह होता है उसमें पीएच का मान बढ़ जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि अगर जो पीएच है उसका मान 5.5 से कम होने लगता है तब दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। अगर 5.5 से ज़्यादा होती है तो उसका क्षय नहीं होता है, तो इसलिए ये जो थर्ड दे रखा है वो गलत दे रखा है और बाकी 1 और 2 सही हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए। केवल 1 और 2 सही हैं और तीसरा गलत है। और हमारे जो दांतों में सबसे कठोर पदार्थ होता है उसका नाम है एनिमल या दंत वलय भी कहते हैं, इनेमल या दंत वलय, जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। इसीलिए मतलब अगर जो अम्ल है वो जो मुंह की जो पीएच है वो कम ना हो, उसीलिए तो अपन मुंह को बार बार साफ करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि आपको 2 टेबल दे रखी हैं, इनको मैच करना है। इसमें दे रखा है कि जो मानव रक्त होता है उसकी पीएच कितनी होती है, दूध की कितनी होती है, लार की कितनी होती है, मूत्र की कितनी होती है। तो इसका जो आंसर है, जो मानव रक्त की जो पीएच होती है वो होती है 7.3 से 7.5 और लगभग 7.4 होती है फिक्स। जो दूध होती है उसकी 6.4 होती है। जो मानव लार होती है उसकी 5.5 से 7.5 होती है और जो यूरिन होता है उसकी 6.5 से 7.5 होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 2314 होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ए सही है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ, उनकी पीएच बताती हूँ। जैसे नींबू होता है उसकी जो पीएच होती है वो 2.2 होती है। जो जठर रस होता है उसकी 1.2 होती है। ब्लड की 7.4 होती है। और जो रक्त होता है वो एक संयोजी उत्तक है। और जो शुद्ध जल होता है उसकी जो पीएच होती है वो 7 मतलब उदासीन होता है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्षार होता है, उसकी जो पीएच होती है वो 14 होती है, वो एक दुर्बल क्षार होता है। जिसकी पीएच अगर 10 से ज़्यादा होती है तो वो प्रबल क्षार होते हैं, और अगर 10 से कम होती है पीएच तो वो क्या होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं, और 10 से अगर ज़्यादा तो वो प्रबल क्षार होते हैं। अब ये जो पीएच का मान अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, पीएच का मान 7 के बराबर है तो वह उदासीन होगा, और पीएच का मान अगर 7 से ज़्यादा है तो वह विलयन क्षारीय होगा। और अगर पीएच का मान 5 से कम है तो वो प्रबल अम्ल होगा, और पीएच का मान अगर 5 से 7 के बीच में है तो वो दुर्बल अम्ल होगा। और अगर पीएच का मान 10 से नीचे है तो वो क्या होगा, दुर्बल क्षार होगा, और पीएच का मान अगर 10 से ज़्यादा है तो वो प्रबल क्षार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे कि आपको ये बताना है कि इसमें कौन से एसिड्स होते हैं। जैसे कि मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, इमली में, टमाटर में और सिरका में। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, जो मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें मैथेनोइक एसिड होता है, इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, और जो सिरका होती है उसमें एसिटिक एसिड होता है। जो मैथेनोइक एसिड होता है उसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो गया 2134, 2134। तो जो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो मधुमक्खी का डंक होता है उसमें मैथेनोइक अम्ल या फोमिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक, टमाटर में ऑक्जेलिक और सिरका में एसिटिक एसिड होते हैं। ऐसे ही मैंने आपको ये टेबल दे रखी है जिसमें एसिड का, जैसे सिरका में एसिटिक एसिड, संतरा और नींबू में सिट्रिक एसिड, इमली में टार्ट्रिक, टमाटर में ऑक्जेलिक, और जो खट्टा दूध होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है। और अगर हमारी हड्डियों में अगर जकड़न हो जाती है या दर्द होने लग जाता है तो हमारी जो हड्डियां हैं उनमें लैक्टिक एसिड का जमाव होने के कारण दर्द होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा सकता है कि जो मांसपेशियां हैं उनमें जो जकड़न होती है वो कौन से एसिड की वजह से होती है, तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। चींटी का डंक, नेटल का डंक या जो मधुमक्खी का जो डंक होते हैं उसमें मैथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड के कारण वो एसिड होता है उस डंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस एसिड के कारण होता है। ऑप्शन से देखें, ऑक्जेलिक, मैथेनोइक, सिट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका जो आंसर है वो होगा या मैथेनोइक एसिड या जो फॉर्मिक एसिड होता है उसकी वजह से जो नेटल के पौधे के पत्ते को छूने पर दर्द होता है वो इस एसिड की वजह से होता है। और कभी भी हमारे अगर मधुमक्खी या चींटी काट लेती है तो हम क्या करते हैं, उस दर्द को कम करने के लिए क्या करते हैं, एक बेकिंग सोडा होता है उसका यूज करते हैं। क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है वो एक क्षारक होता है, दुर्बल क्षारक होता है, और जो ये मैथेनोइक एसिड होता है वो डंक में होता है। तो जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए अपन किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडे का यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग आराम के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शंस दे रखे हैं सोडियम क्लोराइड, सिक्का, बेकिंग सोडा, फॉर्मिक एसिड। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडे का यूज अपन करते हैं, क्योंकि जो एसिड और जो क्षार होते हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। तो मेथनोइक एसिड के प्रभाव को खत्म करने के लिए अपन को क्या यूज करना पड़ेगा, क्षार यूज करना पड़ेगा। और जो बेकिंग सोडा है वो एक दुर्बल क्षारक है। जो बेकिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो बेकिंग पाउडर होता है वो कैसे बनता है, जब बेकिंग सोडे में अपन टार्टरिक एसिड डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि व्यंजक चूर्ण के बारे में बताना है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो जो व्यंजक चूर्ण होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो CaOCl2 होता है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हाइड्रोजन गैस का उपयोग व्यंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। तो ये जो कथन है वो गलत है, क्योंकि जो बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसकी रिएक्शन जब क्लोरीन गैस से करवाते हैं तो व्यंजक चूर्ण बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का यूज नहीं किया जाता, क्लोरीन गैस का यूज किस लिए किया जाता है, व्यंजक चूर्ण को बनाने में किया जाता है। तो पहला कथन वो तो गलत हो गया। सेकंड देखते हैं कि इसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो ये सही है, क्योंकि इसको पानी को प्योरीफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट दे रखा है कि व्यंजक चूर्ण का उपयोग कई रसायनों के उद्योग में उपचायक के रूप में किया जाता है, मतलब एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज किया जाता है। तो ये सही है। जैसे कुछ कुछ चीजें होती हैं वो खराब हो जाती है तो उनमें एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं, तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि किसी भी जो अभिक्रिया है उसमें ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का कम होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन या उपचयन अभिक्रिया होती है। इसे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, 2 और 3 सही है, 1 गलत है। तो इसका जो सी है वो आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। ऑप्शन दे रखे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसके कारण जो केक होता है वो फूलकर मुलायम हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, डी होगा, क्योंकि अपन जब केक बनाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडे का यूज करते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से वो स्पंजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बेकिंग सोडे का यूज अग्निशामक में के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जो धावक सोडा होता है या जो कपड़े धोने का सोडा होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स की वजह से जो स्थायी कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो कठोर जल होता है उसमें साबुन झाग नहीं देता है, तो इसलिए किसका उपयोग, धावक सोडे का यूज किया जाता है उसकी स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। नेक्स्ट दे रखा है कि इसका यूज घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। तो ये भी सही है। इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है। तो ये भी सही है। तो इसमें तीनों ही सही है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, इसका आंसर डी हो जाएगा। जो धावक सोडा होता है इसका फॉर्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और 10 जल के अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम को कितने केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है। तो जैसे जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट में 2 जल के अणु होते हैं, अगर इसको गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट और आधा अणु जल का होता है। तो आपको ध्यान रखने हैं कि ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है जिसमें 2 अणु जल के होते हैं और जिसमें आधा अणु जल का होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट होता है, कभी कभी कॉपर सल्फेट में आपको कंफ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट होता है। तो इसमें वो टेम्परेचर आपको बताना है कि किस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है। तो उसका जो आंसर है वो क्या होगा, 373 केल्विन पर। मैं आपको सिखा रही हूँ कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस दे रखा हो और उसके केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे आपको दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, उसमें आप 273 को जोड़ दो, तो क्या इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 373 केल्विन। तो 100 डिग्री सेल्सियस को अगर अपन कन्वर्ट करते हैं केल्विन में तो कितना आएगा, 373 केल्विन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर।
जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका उपयोग पेंटिंग करने में भी क्या काम में किया जाता है। जैसे हमारे कहीं चोट लग जाती है, हमारी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती हैं, तो उस पर जो प्लास्टर लगाया जाता है उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, कैल्शियम सल्फेट और आधा अणु जल का, और जिसमें अगर 2 अणु जल के आ जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, जिप्सम बन जाते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इस अभिक्रिया को उदासीकरण कहते हैं। तो अभी रिएक्शन पढ़ते हैं कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है और जल का अणु बाहर निकलता है। तो ऐसे पता चल गया कि आपको अम्ल और क्षार की जब रिएक्शन कराते हैं तो एक लवण बनता है और एक जल बनता है। ऐसे ही अगर अपन धातु के ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर धातु ऑक्साइड है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, उसकी अभिक्रिया अपन करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, मान लो HCl के साथ करवाते हैं, तो क्या बनेगा, 2HCl के साथ करवाएंगे इसको बैलेंस करने के लिए, तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा और जल के अणु बाहर निकलेंगे। मतलब यहाँ पे भी एक लवण बना और जल बना। तो यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है वो किसका काम कर रहा है, एक क्षारक का काम कर रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो धातु ऑक्साइड्स हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, मतलब उनकी प्रकृति कैसी होती है, वो अम्लीय होते हैं, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो धातु के ऑक्साइड्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो तो क्षारीय प्रकृति का होता है, और जो अधात्विक ऑक्साइड्स होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय प्रकृति होती है। वो दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो धात्विक ऑक्साइड है उनका जो नेचर होता है वो क्षारीय टाइप का होता है, और जो अधात्विक ऑक्साइड्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो एसिड टाइप का, अम्लीय टाइप का होता है। और उदासीकरण रिएक्शन मैंने आपको बता दी, अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक लवण बनता है और जल बाहर निकलता है। और एक आपको याद रखना है कि जब धातु अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दे रखा है कि तनुकरण क्या होता है। तनुकरण होता है कि जो या तो एसिड होता है या बेस में अगर अपन वाटर मिला देते हैं तो उसके जो हाइड्रोनियम आयन होते हैं, H+ आयन या OH- आयन होते हैं, उनकी जो सांद्रता होती है प्रति इकाई वो कम होने लग जाती है। इसी को ही अपन क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि तनुकरण करते हैं तो उसमें जो हाइड्रोनियम आयन है, H+ आयन या OH- आयन होते हैं, उनकी जो सांद्रता है वो ज़्यादा होती है या कम होती है। तो आपको याद रखना है कि जब तनुकरण करते हैं तो इनकी जो सांद्रता होती है वो प्रति इकाई कम होती है। इसी को अपन तनुकरण कहते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि जो बोरेक्स है उसका आपको फॉर्मूला बताना है, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो कपड़े धावक सोडा होता है उसका यूज अपन बोरेक्स बनाने में करते हैं, तो इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको लिख देती हूँ, Na2 कोष्टक B4O5 OH की पावर 4 और कोष्टक बंद करके 8 अणु जल के होते हैं। तो इसको बोलते हैं सोडियम टेट्रा बोरेट। ये बोरेक्स का फॉर्मूला होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Na2 B की पावर 4 O5 OH की होल ट्वाइस 4 और 8 अणु जल के होते हैं। आगे दे रखा है कि अगर मतलब हमारे पेट में क्या होता है, जठर रस होता है, उसकी पीएच भी बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। वो क्या करता है, हमारे जो पेट में जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, भोजन के पाचन में वो हेल्प करता है। तो ऐसे ही जो जठर रस है, अगर हमारे कभी कभी पेट में जलन होने लग जाती है तो कब क्या करते हैं, वो जलन किसकी वजह से होती है, हमारे जो पेट है उसमें एसिड ज़्यादा हो जाता है। तो उसको अपन उस जलन को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, एंटी एसिड कुछ भी टेबलेट लेते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए अपन को क्या लेना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जो एंटी एसिड का काम करता है। यह एक क्षार है जो कि एक दुर्बल क्षार है, और इसको क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अपन इसका यूज करते हैं और इससे क्या हो जाती है, जलन खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से इसके जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।